नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर जमाई। दोस्तों, मेरी शादी के बाद मेरा पति घर जवाई बन गया था। उसके साथ उसका अंधा बाप भी हमारे घर रहने लगा। लेकिन मेरा पति और उसका अंधा बाप मुझसे ज्यादा मेरी माँ का ख्याल रखते थे। हर वक्त उसकी ही बातें करते रहते थे। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है। मैं हैरान हो गई क्योंकि मेरे पापा को मेरे हुए 10 साल हो गए थे। मुझे शक हुआ। फिर मैंने अपनी माँ का डीएनए टेस्ट कराया तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मेरी माँ के पेट में उसका, जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपने कमरे में बहुत खामोशी से बैठी हुई थी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। आज मेरी शादी का दिन था और आज ही मैं किसी और के नाम होने वाली थी। पिता के नाम के बजाय अब मेरे पति का नाम लगेगा। यह लम्हा हर लड़की के लिए बहुत दिल तोड़ने वाला होता है। ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। थोड़ी देर बाद ही मम्मी ने आकर मुझे बताया कि तुम्हारे होने वाले पति अपने पिता के साथ आ चुके हैं। मैं भी अपनी मम्मी के साथ कमरे से बाहर आ चुकी थी। यह शादी कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि इस शादी में विदा होकर मैं नहीं, बल्कि मेरे पति आने वाले थे। उनके पिता आंखों से अंधे थे। उनके पास देखने की रोशनी नहीं थी और मैं ऐसे घर में ब्याह कर नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। इसी वजह से मम्मी ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था और उन्होंने मेरे पति से शर्त रखी थी कि अगर आप मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं तो अपने पिता के साथ हमारे घर आकर रहना शुरू कर दें। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। इसके अलावा मेरी कोई दूसरी औलाद नहीं है। मेरा घर, मेरी जमीन सब इसकी है। इसी वजह से बेहतर होगा कि तुम यहीं आ जाओ, वरना लोग कब्जा करने में देर नहीं लगाते। जब मेरे पति ने मम्मी की बातें सुनकर हाँ में हाँ मिलाई तो एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि मेरे पति तो बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति हैं। मगर जब उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हाँ, मैं आपके घर तो आऊंगा, लेकिन मैं अपने पिता को साथ लाऊंगा, क्योंकि मैं उनके बिना कहीं नहीं आता जाता। जिस तरह आपकी बेटी का आपका ख्याल है, उसी तरह मुझे भी मेरे पिता का ख्याल है। अगर आप मेरे पिता को भी इस चीज की इजाजत देती हैं कि वो आपके घर आएं, तो मैं आपकी बेटी का रिश्ता स्वीकार करता हूँ। मुझे इस बात के बाद थोड़ी ढांढस हो गई थी कि हाँ, मेरे पति एक अच्छे इंसान है। उनके साथ जिंदगी गुजारकर मुझे कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मगर कहते हैं ना कि कई बार जो बातें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, वो वहम नहीं होती, बल्कि वो बातें हकीकत का आईना दिखा रही होती हैं और हम आंखें बंद कर लेते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। हमने मोहल्ले के कुछ ही सम्मानित लोगों को शादी में आमंत्रित किया था ताकि कुछ गवाह भी मौजूद हों। थोड़ी देर बाद ही मैं पूरी तरह से अपने पति के नाम कर दी गई थी। मेरे लिए यह लम्हा बहुत खुशी का था, मगर इसके बावजूद मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। आंखों में नमी थी। कहने को मैं अपने घर से नहीं जा रही थी, सिर्फ एक नाम मेरे नाम के आगे लग रहा था, मगर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। और यह घबराहट क्यों हो रही थी, इसकी वजह मैं नहीं जानती थी। शादी की सारी रस्में पूरी होते ही खाना खोल दिया गया था। सबने तुरंत खाना खा लिया था और फिर मेहमान जाने शुरू हो गए थे। हमने मेरे ससुर के लिए एक गेस्ट रूम के तौर पर कमरा तैयार करवा दिया था। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था, इसलिए मुझे पैसे या रहने की कोई कमी नहीं थी। मेरा अपना निजी कमरा था जिसमें मैं अपने पति के साथ ही रहने वाली थी। मम्मी का कमरा अलग था और एक गेस्ट रूम के तौर पर हमारे पास एक कमरा था जो मैंने अपने ससुर को दे दिया था।
सुहागरात के लिए जब हम मेरे कमरे में आए तो तुरंत ही मेरे पति ने मेरी कमर में हाथ डाल लिया था और मुझे दीवार से लगा कर दिया था। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं अभी कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मेरी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मुझे चूमने लगे। एक पत्नी के लिए यह लम्हा बहुत ही अजीब होता है। ऐसा ही हाल मेरा था। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी और सहम रही थी, मगर मेरे पति ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि पल भर में ही मुझे अपने करीब खींचकर मुझ पर अपना हक जता दिया। मैंने भी खामोशी से उन्हें उनका हक लेने दिया, क्योंकि यह एक पत्नी का फर्ज होता है कि वह अपने पति को खुश करे। वो रात भर मेरे करीब रहे थे। दोस्तों, उन्होंने एक पल के लिए भी उन्होंने मुझे मेरे वजूद से अलग नहीं किया था। रात भर उनकी दर्द सहते सहते मैं थक चुकी थी। मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही थी और कई बार मैंने उन्हें धीमी आवाज में बोला भी था कि मैं अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती, आप थोड़ा पीछे हो जाएं। मगर वह एक ही बात कहते थे, आज नहीं रोको, कल जो तुम कहोगी वह कर लूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं भी चुप हो जाती थी, क्योंकि वह मेरे पति थे। उनकी इज्जत और सम्मान करना मेरा फर्ज था। चाहे वह घर जमाई थे, लेकिन घर जमाई भी एक दामाद होता है और दामाद को तो सिर आंखों पर बिठाना ही पड़ता है, वरना कब वह बेटी का जीना हराम कर दे, किसी को कुछ पता नहीं होता। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने पति के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। कमरे में आते ही उन्होंने मुझसे अपना हक ले लिया था। मैं धीरे धीरे अपने पति से दूर हुई थी, क्योंकि वह बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहती थी। चुपचाप मैं बाथरूम चली गई थी। फ्रेश होते समय भी रात की वह शिद्दत भरी जुर्रत मुझे याद आ रही थी और मेरा चेहरा गुलनार होता जा रहा था। काफी देर तक शॉवर लेने के बाद जब मैं बाहर आई तो मेरी नजर मेरे पति पर पड़ी, जो अभी तक गहरी नींद सो रहे थे। यकीनन वह रात भर मुझ पर अपनी शिद्दत निछावर करते करते थक चुके थे, इसी वजह से अब सो गए थे। मैं खामोशी से कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरी मम्मी अभी तक जागी नहीं थी। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मम्मी सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी और आज उनका देर तक सोना मुझे हैरानी में डाल चुका था। मैं तुरंत ही उनके कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं मेरी मम्मी बीमार तो नहीं हो गई। शादी की तैयारियों में वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। कल रात भी मेहमानों को विदा करते करते बहुत वक्त लग गया था और मम्मी के चेहरे से ही थकान साफ झलक रही थी। यही सोचकर मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि वह सच में बहुत गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके कपड़े बहुत खराब हो रहे थे, बाल भी बिखरे बिखरे लग रहे थे और चेहरा ऊपर की तरफ था। दोस्तों, इस तरह तो मेरी मम्मी कभी नहीं सोती थी। वह सोने में भी एक सलीका रखती थी। वह बहुत ही सलीकेदार और अच्छी औरत थी। मैं तुरंत उनके पास गई और उनके माथे पर हाथ रखा तो उनका माथा तप रहा था। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। क्या मेरी मम्मी बीमार थी? यह ख्याल आते ही मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी माँ अगर बीमार हो जाएं, तो उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। यह बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम थी। मैंने फौरन ही पास के क्लिनिक के डॉक्टर को कॉल की। उनका पर्सनल नंबर हमारे पास था। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ था, तो लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। मेरी पहली बेल पर ही उन्होंने कॉल रिसीव कर ली थी। मैंने तुरंत ही उन्हें घर आने के लिए कहा तो वह राजी हो गए। मैं मम्मी के पास ही बैठी लगातार उनका हाथ मसल रही थी, तो कभी पानी की ठंडी पट्टियां उनके सिर पर रख रही थी। मैं इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी कि मैं एक रात की दुल्हन हूँ। मेरे तो कई अरमान होने चाहिए थे, लेकिन जब बात माँ की आ जाए तो औलाद को कुछ नजर नहीं आता। खासकर एक बेटी को तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर बेल हुई। मैंने तुरंत ही मम्मी के सिर से पट्टी हटाकर पानी में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर राजीव खड़े थे। मैंने तुरंत उन्हें हेलो कहा और उन्हें कमरे के अंदर ले आई। मम्मी की यह हालत देखकर उन्होंने मम्मी की जांच की और मुझे देखकर बोले, इनके साथ कोई सोया था। उनकी यह बात सुनकर मैं तुरंत बोली, क्या मतलब है आपकी बात का डॉक्टर साहब? इस पर वह थोड़ा घबरा गए और सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, मेरा मतलब है कि इनके करीब कोई सोया था, क्योंकि इनका हाल बहुत अजीब लग रहा है। खैर, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और इंजेक्शन भी लगा दिया है। आप इनके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखें, इनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। उनका अंदाज मुझे बहुत ही शक भरा लगा। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उनसे इन तमाम बातों की वजह पूछें कि आप इस तरह की बात क्यों जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि डॉक्टर से ज्यादा बात करना भी सही नहीं होता। बिना वजह अगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात बता दी तो मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के बाद जैसे ही मैं पलटी, मेरा दिल धक से रह गया। दोस्तों, क्योंकि मेरे बिल्कुल करीब मेरे ससुर खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, कोई आया था। उनका लहजा बिल्कुल सामान्य था, आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी, जिसका मतलब था कि वह दृष्टिहीन है। मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया और उन्हें मम्मी की हालत के बारे में बताया। उनका हाथ पकड़कर मैंने उन्हें पास के सोफे पर बैठा दिया। तभी वह तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, अरे अरे, क्या हुआ हमारी समधन को? हम पूछते हैं उनकी तबीयत। मैंने फौरन कहा, नहीं पापा जी, दरअसल मम्मी अभी अभी सोई हैं। थोड़ी देर आराम कर लें, जैसे ही जाग जाएंगी आप उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ लीजिएगा। फिर मैंने उनसे सवाल किया, आपने नाश्ता कर लिया है? तो वह सिर हिलाकर मना करने लगे और कहने लगे, भला अब हमारे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? हमारी समधन की तबीयत खराब है। जब तक वह बेहतर नहीं हो जाती और हम उन्हें खाते हुए नहीं सुन लेते, तब तक हम अपने मुंह से एक निवाला भी नहीं खाएंगे। फिर बोले, अरे बिटिया, हमें माफ करना, पहले ही दिन तुम्हें अपने घर की रसोई संभालनी पड़ेगी। मैंने सिर हिलाकर मना किया और तुरंत उनके पास बैठकर बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह मेरा अपना ही घर है और आप भी तो मेरे पापा हैं। पापा की सेवा करना तो हर बेटी का फर्ज होता है। यह सुनकर वह खुश होकर मेरे सिर पर दोबारा हाथ रखते हुए बोले, सदा खुश रहो बिटिया, सुहागन रहो, खुशियाँ तुम्हारा आंगन भर दें। मैंने तुरंत ही दिल में उनकी हर दुआ के पूरा होने की कामना की और उनके लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे पति बहुत खामोशी से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। मुझे कुछ समझने का मौका दिए बिना उन्होंने मेरे पेट पर हाथ रख लिया और मुझे अपने साथ लगाते हुए मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में बोले, आप कहाँ चली गई थी? मैं समझा कि आप मेरे पास में ही सोई हैं, लेकिन जब मैंने आपको अपने करीब करने की कोशिश की तो आप वहाँ नहीं थी। यह कहते हुए उन्होंने मेरे गाल को चूम लिया। मेरे होठों पर मुस्कान बिखर गई और मैंने तुरंत कहा, हाँ, मैं मम्मी को देखने गई थी। उनकी तबीयत खराब हो गई है, शायद थकान से बुखार हो गया है। आप मुझे बताइए, आप नाश्ते में क्या लेंगे? मेरी बात सुनकर मेरे पति तुरंत बेचैन हो गए और बोले, क्यों? क्या हुआ सासू माँ को? सब ठीक है। वह मम्मी के कमरे की तरफ देखते हुए परेशान लग रहे थे। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तो खैरियत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी होगी। मैं आपके और पापा जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाकर फिर उनकी सेवा करूँगी। मेरी बात सुनकर वह तुरंत बोले, अरे तो तुम मुझे कह देती, वह मेरी भी तो माँ है और अब मैं उनका बेटा हूँ। मुझ पर भी तो फर्ज है कि मैं उनकी सेवा करूँ। अच्छा, ये बताओ, ठंडे पानी की पट्टियाँ कहाँ हैं? मैं उनके सिर पर रखूंगा। एक पल के लिए मेरे होठों पर मुस्कान बिखर गई। मैंने दिल से ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो मेरी माँ को अपनी माँ मान रहा है, वरना दामाद तो अक्सर बहुत ही बुरे होते हैं। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, बस अभी ये नाश्ता बन जाएगा,
तो मैं मम्मी का खुद ख्याल रख लूंगी। वह तुरंत बोले, अरे तुम बेवकूफी वाली बातें मत करो, मुझे बताओ ठंडी पट्टियाँ कहाँ हैं? मैं खुद अपनी माँ के सिर पर ठंडी पट्टी रखूंगा। उनका लहजा सुनकर मुझे दिल से खुशी हो रही थी और मैंने उन्हें कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यार भरी किस की और कमरे में चले गए। मैं खुशी खुशी उनके लिए नाश्ता बनाने लगी थी जब अचानक मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे बेहद करीब मेरे ससुर खड़े थे। मेरे हाथ से अचानक चाय का चम्मच छूट गया और मैं घबराकर पीछे हो गई। तभी वह तुरंत बोले, बहू तुम कहाँ हो? मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अचानक किसी का पीछे आ जाना इंसान को डरा ही देता है, और फिर एक ऐसे शख्स का जिसे कुछ नजर नहीं आता। मैं घबराकर बोली, जी मैं यही हूँ। कोई काम है? तब वह बोले, बेटा मुझे जरा अपनी माँ के कमरे तक पहुँचा दो, मैं भी उनकी तबीयत पूछना चाहता हूँ। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली कि कोई दूसरी बात नहीं की, क्योंकि ससुर भी कोई कम नहीं होते। दोस्तों, मैंने उनका हाथ थाम लिया और मम्मी के कमरे की तरफ आ गई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे पति मेरी माँ को बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके हाथ में मेरी मम्मी का हाथ था। मुझे देखते ही वह घबराकर अपनी जगह से खड़े हो गए और तुरंत बोले, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? उनका लहजा कांप रहा था। जबकि मैंने कहा, मैं आपके बाबाजी को छोड़ने के लिए आई थी। सब ठीक है ना? मम्मी की तबीयत अब ठीक है ना? मैंने पापा जी को एक सोफे पर बिठाया और मम्मी के पास पहुंच गई थी और उनके माथे पर हाथ रखकर उनका बुखार चेक किया तो वह अब नॉर्मल था। यकीनन मेरे पति ने उनके माथे पर पट्टियां रखी थी। वह मुझे देखते हुए बोले, हाँ अब तो उनका बुखार नॉर्मल लग रहा है। तुम बताओ, नाश्ता तैयार हो गया? मैंने सिर को हल्के जोश में हिलाया और बाहर आ गई। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। मेरे पति का अचानक से घबराकर खड़े होना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। न जाने क्यों मुझे खतरे की एक हल्की सी आहट महसूस हुई थी। लेकिन फिर मैंने अपना सिर झटक दिया कि मैं बेवजह की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार किया और मम्मी के कमरे में ही लेकर चली गई। अब मुझे ऐसा कोई भी दृश्य देखने को नहीं मिला जिससे मैं थोड़ा बहुत शक में पड़ती। न जाने क्यों मुझे अपने पति और ससुर को देखकर एक अजीब सी वाइब आती थी। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यह मेरा वहम होगा। हम लोगों ने नाश्ता मम्मी के कमरे में ही किया। हमारी बातों की आवाज से मम्मी भी जाग चुकी थी और हमें ही देख रही थी। मैं फौरन ही मम्मी के पास गई और उनकी तबीयत वगैरह पूछी। वह सिर हिलाकर अपनी तबीयत बताने लगी। तभी मेरे ससुर फौरन पूछ बैठे, समधन जी क्या हो गया आपको? सब ठीक है। अचानक से बेटी को विदा करके इतनी ज्यादा बीमार पड़ गईं, जबकि मम्मी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं नहीं भाई साहब, बस शादी की थकान हो गई। शायद इसी वजह से मैं सो गई और कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कब से सो रही हूँ। मैं तो कमरे में आई थी, दूध वगैरह पिया था, फिर लेट गई थी। दोस्तों, उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं और फिर सुबह मेरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा था और अब भी हो रहा है। मम्मी की बातें बहुत अजीब थी। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह की बातचीत नहीं की थी। मेरे ससुर फौरन बोले, हाँ, शादी की थकन तो बहुत ज्यादा ही हो गई है। हम भी बहुत लंबा सोए। सुबह जब जागे तो हमें भी बहुत ज्यादा जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। कल भी आप काम करती रही हैं, शायद इसीलिए आपको इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही होगी। पापा जी की बात सुनकर मेरे पति भी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, जबकि मैं अपनी मम्मी के पास ही बैठी उनको अपने साथ लगाए हुई थी। मैंने फौरन ही उनके लिए भी नाश्ता तैयार किया था और उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी।
तो मेरे पति फौरन मेरे पास आ गए थे और मुझे हटाते हुए बोले थे, तुमने अपनी मम्मी की बहुत सेवा कर ली है, अब तुम्हारी मम्मी की सेवा मुझे करना है। उनका बेटा आ गया है, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने हैरान होकर अपने पति को देखा था कि सिर्फ और सिर्फ ये सब शुरू के चोचले होते हैं जो इतनी खिदमतें की जाती हैं, बाद में तो सब ही बदल जाते हैं। मैंने अपना सर झटक दिया था और दिल में यही सोचा कि जब तक वो मेरी माँ को समझ रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी, बल्कि उनकी बहुत ज्यादा आवभगत करूंगी ताकि वो मेरी माँ के साथ जैसे हैं वैसे ही रहें। काफी देर तक हम सब मम्मी के पास ही बैठे रहे थे। इसके बाद मैं और मेरे पति कमरे में आ गए थे और मेरे ससुर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। कमरे में आते ही मेरे पति ने एक बार फिर मुझे अपनी आगोश में ले लिया था और बिस्तर पर चले गए थे। इसके बाद मेरी एक नहीं चली थी। मैं उन्हें बता रही थी कि अभी दोपहर हो रही है, कहीं मम्मी को मेरी जरूरत न पड़ जाए। आप रात में जो करना चाहे कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मगर वो तो बिल्कुल ही कान लपेट चुके थे। उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी, बस अपनी ही मनमानी करते रहे थे। उनकी आगोश में मुझे भी सुकून मिल रहा था। एक पति की आगोश एक पत्नी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, इसलिए मैं भी सुकून ले रही थी। दोस्तों, वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैं नोट करती थी कि मेरे पति मुझसे ज्यादा मेरी माँ को अहमियत देते थे, उनकी हर बात सुनते थे, उनकी सेवा करते थे। मगर कई दिनों से मैं ये भी नोट कर रही थी कि मेरी माँ बहुत ज्यादा निढाल रहने लगी थी। शादी से पहले वाली उनमें वो बात ही नहीं रही थी। हर वक्त वो घर के काम में जुटी रहती थी और जब से मेरी शादी हुई थी तब से तो वो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। बस निढाल निढाल सी सोफे पर सो जाती थी या कभी अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। मेरे ससुर बहुत ही बातूनी किस्म के इंसान थे। कभी वो मुझसे बातचीत कर रहे होते थे तो कभी मेरी माँ से। उनकी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि इंसान का कभी बात करने को दिल चाहता है और कभी बात करने को नहीं। मगर ससुर थे, मैं उनसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर सकती थी, इसलिए उनकी हर बात में हाँ मिलाती थी। मैंने बहुत करीब से ये बात नोट की थी कि मेरे ससुर मेरी माँ में बहुत दिलचस्पी लेते थे। मेरी मम्मी को छोटा सा काम भी हो तो वह बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करते थे, हालांकि उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह अंधे होने का ड्रामा कर रहे हैं। अचानक से मेरे पीछे आकर खड़े हो जाना, फिर मेरी माँ से ऐसे बात करना जैसे वह उनको देख रहे हों, उनके एहसास को पहचान लेना। कई बार तो मैंने अपना यह शक अपनी माँ को भी बताता तो वह मुझे ही डांट देती थी कि अपने ससुर के बारे में इस तरह से बात नहीं करते, ऊपर वाला नाराज होता है। अगर तुम अपने पति के बाप को अपना बाप समझोगी तो कल को जब तुम्हारी औलाद होगी तो वह भी तुम्हें बहुत मान सम्मान देगी। मम्मी की बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी, इसलिए मैं कभी भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती थी। अपनी जान से बढ़कर उनकी सेवा करती थी। मेरे पति सुबह सवेरे ही अपने काम पर चले जाते थे और शाम 6 बजे के बाद घर वापस आते थे। थोड़ी देर मम्मी के पास बैठकर उनकी दिलजुई करते थे। उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाते थे और फिर मेरे पति मुझे लेकर कमरे में बंद हो जाते थे। उसके बाद तो मुझे कमरे से बाहर आने ही नहीं देते थे। दोस्तों, हर वक्त मुझे अपने साथ लगाए रखते थे। उनकी मोहब्बत और प्यार देखकर मैं भी दिल ही दिल में खुश थी कि मुझे कितना अच्छा पति नसीब हुआ है। किस्मत वालों को ही ऐसा पति मिलता है। मैं अपनी किस्मत पर बहुत गर्व करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जितना घमंड आपको अपने आप में होना शुरू हो जाता है, ऊपर वाला आपका घमंड उसी शान से तोड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था, जिसका मुझे जरा भी पता नहीं था। आज सुबह से ही मैं महसूस कर रही थी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। कभी वह उल्टी कर रही थी तो कभी उनका दिल घबरा रहा था। सुबह से लेकर शाम होने को आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था।
मेरे ससुर भी काफी बौखलाए बौखलाए नजर आ रहे थे। कई बार मैंने उनसे भी कहा कि खाना खा ले, मगर वह भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं भी काफी परेशान थी और थक-हार कर शाम 6 बजे जब मेरे पति घर वापस आए तो मैंने तमाम बातें उनको बताई। तो एकदम से उनका चेहरा भी पीला हो गया और वह मुझे देखते हुए बोले, तुम मम्मी को लेकर अस्पताल गई हो? मैंने सिर को ना में हिलाया और उनको देखते हुए बोली, सोच रही हूँ कि करीबी क्लिनिक वाले डॉक्टर को बुला लेती हूँ। वह मम्मी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। उनकी दवाइयाँ उनसे ही चल रही हैं। जब मेरे पति फौरन बोले, अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मौसमी खराबी है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसीलिए पेट हजम नहीं कर रहा। इस बात को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि सुबह जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुम कहाँ थी? वह मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे कमरे के अंदर ले गए। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे हमेशा की तरह दीवार से टिका दिया और मेरी गर्दन पर झुक गए। वह अपनी हसरत मिटाने लगे। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने उन्हें एकदम अपने आप से दूर किया था और उनको देखते हुए बोली थी, प्लीज, अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज मेरे साथ उन्हें अस्पताल लेकर चलें। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, वह बीमार रहती है। दोस्तों, अगर मैंने उनकी देखभाल नहीं की तो मसला ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरे पति अचानक ही भड़क उठे थे और मुझे देखते हुए बोले थे, तुम्हें तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। तुम्हारा पति तुमसे क्या चाहता है? तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं है, बस हर वक्त अपनी मामा में लगी रहती हो। शादी की पहली सुबह में तुम बिना बताए मुझे कमरे से चली गई। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। अब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी तुम्हें तुम्हारी माँ की ही फिक्र है। यह कहते ही वह बिस्तर पर नाराज होकर बैठ गए थे। मैं एकदम घबरा गई थी क्योंकि शादी के बाद ऐसा पहले ही बार हमारे बीच हुआ था कि वह मुझसे नाराज हो चुके हों। एक तरफ मुझे मेरी माँ की फिक्र सता रही थी और दूसरी तरफ मेरे पति थे। मैंने सारी बातों को एक तरफ रख दिया और फौरन ही अपने पति के करीब चली गई थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू एक तरफ कर दिया था, जिसका मतलब था कि वह अपनी मनमानी कर सकते हैं। मेरी इस हरकत पर वह खुश हो गए थे और अचानक ही वह मुझ पर टूट पड़े थे। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। आज उनके छूने में कुछ ज्यादा ही शिद्दत थी। उन्होंने मुझे फौरन ही बिस्तर पर लिटा दिया था और मुझ पर हावी हो चुके थे। जाब्जा उनके होठों का लम्स मुझे अपने जिस्म पर महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म पर कपक भी हो रही थी। मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, मुझे डर लग रहा है। जब अचानक उन्होंने मेरे होठों को अपनी दसस में लिया था और मेरी सांसों को कैद कर लिया था। मैं अब कुछ भी नहीं बोल सकती थी। धीरे धीरे वह मेरी राहों में गुम हो चुके थे और मैं खामोशी से उनकी हर जुर्रत को बर्दाश्त कर रही थी। उन्होंने तकरीबन मुझे 2 से 3 घंटे तक प्यार किया था। इसके बाद वह थक कर सो चुके थे। मुझे एकदम मेरी माँ का ख्याल सताया था और मैं फौरन वॉशरूम जाकर फ्रेश हो गई थी क्योंकि इस हालत में मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मेरी माँ के कमरे से बाहर आए थे। दोस्तों, मैंने उन्हें फौरन ही देखकर सवालिया पूछा था, बाबा, आप यहाँ क्यों गए थे? क्या हुआ? मम्मी ठीक है ना? मेरे सवाल पर मेरे ससुर बुरी तरह से घबरा गए थे और मुझे देखकर बोले थे, हाँ, मैं तो आपकी मम्मी की तबीयत पूछने के लिए गया था मगर वह सो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया है। मुझे भी उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। सुबह से समधन ने कुछ नहीं खाया। यह तो बहुत ही खतरनाक बात है। इस तरह अगर वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो और बीमार हो जाएंगी। वह बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्हें मेरी माँ की बहुत ज्यादा फिक्र हो। यह बात तो हकीकत थी कि मुझसे ज्यादा मेरी माँ, मेरे पति और मेरे ससुर के लिए जरूरी हो गई थी। मगर न जाने क्यों अब मुझे खतरा महसूस होने लगा था। दिल चाहता था कि मैं अपने ससुर और अपने पति को मना कर दूं
कि मेरी माँ की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ की फिक्र कर सकती हूँ। मेरे ससुर ने हालांकि मुझे बता दिया था कि मेरी माँ सो चुकी है, मगर इसके बावजूद मुझ पर इतनी ज्यादा घबराहट तारी हो रही थी कि मैं तमाम बातों को नजरअंदाज करके कमरे में चली गई थी। मेरी माँ वाकई गहरी नींद में थी। एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं मम्मी को जगाऊं और उन्हें अपने साथ अस्पताल ले जाऊं। फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया था कि मैं डॉक्टर को अपने घर बुला लेती हूँ। वह घर पर मेरी मम्मी का अच्छे से चेकअप कर लेंगे। शुरू से ही हम उनसे दवाई लेते आए थे, इसलिए मुझे उन पर बेहद यकीन था। मेरी पहली बेल पर ही उन्होंने हमेशा की तरह कॉल रिसीव कर ली थी और फौरन बोले थे, क्या हुआ मिस? सब खैरियत है। जब मैं फौरन बोली थी, नहीं डॉक्टर, सुबह से मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वह सुबह से कुछ नहीं खा रही हैं। कुछ पूछ रही हूँ तो कहती हैं कि दिल मचल रहा है। थोड़ा बहुत खाया तो वह भी बाहर आ गया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर बोले थे, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्लिनिक पर थोड़े मरीज हैं, उन्हें देख लूं। दोस्तों, फिर मैं आपके घर ही आ रहा हूँ। मैं उनकी बात सुनकर सुकून से हो गई थी और मम्मी के कमरे से आ गई थी। मैंने फौरन ही रात के लिए रोटी वगैरह तैयार की थी, क्योंकि घर का काम सारा मैं ही करती थी। मेरे पति बाहर का काम संभालते, जबकि मेरे ससुर का ज्यादातर काम मेरी मम्मी से बातचीत करना होता था या फिर न्यूज़ वगैरह सुन लेना होता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे घर के दरवाजे पर डोरबेल हुई थी। मैं फौरन ही दरवाजे पर गई तो सामने डॉक्टर साहब खड़े हुए थे। उन्होंने घर में आते ही मुझे हेलो कहा था और मम्मी का हाल पूछने लगे थे। जब मैं उन्हें अपने पीछे आने का बोलकर मम्मी के कमरे में ले गई थी, उन्होंने मम्मी को एक नजर देखा था और फिर अचानक जो बात उन्होंने कही वह सुनकर मैं हैरान होकर उनकी ओर देख रही थी कि वह किस तरह की बात कर रहे हैं। वह कहने लगे, मैं इतना तजुर्बेकार हो चुका हूँ कि आपकी मम्मी को देखकर ही मुझे अंदाजा हो चुका है कि उन्हें क्या बीमारी है। बेहतर होगा कि आप उन्हें किसी लेडी डॉक्टर को चेकअप करवाएं और कल ही करवाएं, ताकि जल्द से जल्द आप तक यह बात पहुंच जाए। मैं अपने अंदाजे के तहत इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा। मैं उनकी बात सुनकर बुरी तरह से सहम गई थी और उनका हाथ थाम कर बोली थी, डॉक्टर साहब, आप यह क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ है मेरी मम्मी को? सब ठीक है ना? मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर को हल्का हिलाया दी थी और मुझे देखते हुए बोले थे, मिस पूनम, आप मेरे लिए मेरी फैमिली जैसी हैं। इसीलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप कल के ही दिन अपनी मम्मी का चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाएं और हो सके तो अपने पति और अपने ससुर को कुछ न बताएं। खामोशी से अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाएं, उनका चेकअप करवाएं और जो भी रिपोर्ट आए उसके बाद आप अपने तरीके से तमाम मामले संभाल लें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और सिर हाँ में हिलाकर उन्हें रुखसत कर दिया था। मैं जैसे ही घर का दरवाजा बंद करके पलटी तो मेरे कमरे के दरवाजे पर मेरे पति खड़े हुए थे और मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। दोस्तों, न जाने मेरे दिल में क्या समाया कि मैं फौरन बोल उठी, वो मेरी दोस्त आई थी। मम्मी की तबीयत पूछने चली गई है। उन्होंने सिर को हिलाया और कमरे के अंदर चले गए थे। मेरा दिल अब बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वह रात मैंने जिस तरह से गुजारी थी वह मैं ही जानती थी। अगली सुबह जैसे ही मेरे पति काम के लिए गए और मेरे ससुर वॉक करने के लिए पार्क गए तो मैं फौरन ही अपनी मम्मी के साथ क्लिनिक की तरफ रवाना हो गई थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मेरी मम्मी मुझे देखते हुए बोली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। जबकि मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी थी, क्योंकि मेरा दिमाग बुरी तरह से मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था। मैं जैसे ही लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची तो वहां पर काफी ज्यादा मरीज थे। अगर मैं उन मरीजों का इंतजार करती तो बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाता। इसीलिए मैंने इमरजेंसी का टोकन लिया था, जो महंगा था,
मगर मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ का चेकअप करवाना था। अब मैं दूसरी बारी में ही बुला ली गई थी। डॉक्टर ने जब मेरी माँ का चेकअप किया और फिर जब अच्छे से किया गया और कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए, तो मालूम हो गया था कि मेरी माँ एक आम परेशानी में नहीं है, बल्कि वह प्रेग्नेंट थी। यह बात मेरे सर पर कयामत की तरह टूटी थी। मैं तो हैरत भरी निगाहों से डॉक्टर की शक्ल को देख रही थी, क्योंकि मेरे पापा को मरे पूरे 10 साल का अरसा बीत गया था। ऐसे कैसे मेरी माँ पेट से हो सकती थी? यह कोई छोटी बात नहीं थी। मैं फौरन बोली थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप दोबारा टेस्ट करें, मुझे कुछ गलत लग रहा है। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी। इसके बाद जब उन्होंने मम्मी से उनकी हालत पूछी, तो उन्होंने भी यही बताया कि वह पेट से हो चुकी है। मैं तो हैरान ही रह गई थी, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। मेरी माँ का प्रेग्नेंट होना मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी करवा सकता था। मैं खामोशी से मम्मी की दवाइयाँ वगैरह लेकर घर आ चुकी थी। इस उम्र में उनका पेट से हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक बात थी। मम्मी लगातार रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। जबकि मुझे इस बात का बिल्कुल अच्छे से अंदाजा था कि मेरी माँ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत ही मासूम औरत थी। दोस्तों, आज की औरतों से बिल्कुल अलग। मैंने यह बात बिल्कुल खामोशी से सहन कर ली थी, क्योंकि अगर यह बात जरा भी मेरे पति या मेरे ससुर को मालूम होती तो कुछ न कुछ हंगामा जरूर होता। और न जाने क्यों मुझे अपने पति और ससुर पर ही इस बात का शक हो रहा था कि मेरी माँ के साथ कुछ गलत करने वाले इन दोनों में से ही कोई एक कुछ है। एक तो यह दोनों ही बाहर के लोग थे, दूसरा यह लोग मेरी माँ के साथ हद से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। पति का तो फिर भी समझ आता है कि वह दामाद होने की हैसियत से मेरी माँ की फिक्र करता था और उनकी सेवा करता था, लेकिन मेरे ससुर जो लगातार मेरी माँ के साथ ही लगे रहते थे, ये बात न जाने क्यों मुझे खतरनाक लगती थी। ऐसा लगता था कि मेरी माँ के साथ गलत काम करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है। दोस्तों, अगले दिन मैंने सोच लिया था कि मैं मम्मी का डीएनए टेस्ट कराऊंगी, जिसकी मदद से मुझे मालूम हो सके कि मेरी माँ के साथ किसने गलत हरकत की है और पता भी चल सके कि मेरी माँ किसके बच्चे की माँ बन चुकी है। अगले दिन मैं सामान्य के मुताबिक अपने पति के काम पर जाने के बाद अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँच गई थी। वहाँ जब मैं उनका डीएनए टेस्ट करवा रही थी तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। उनके मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, जबकि मैंने उनका हाथ थामकर उन्हें लगातार इस बात का दिलासा दे रही थी कि बिल्कुल आप बेगुनाह हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आप एकदम निर्दोष हैं। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई थी और मेरा यह हौसला देना उन्हें मजबूत कर चुका था। थोड़ी देर बाद जब रिपोर्ट्स आईं, तो मेरे सोचने के बिल्कुल सही मुताबिक मेरी माँ का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही पति था। मैं हैरान इस बात पर थी कि उन्होंने मेरी माँ के साथ कम गलत काम किया। न जाने क्यों मुझे एक बार फिर शक हुआ था कि मेरी माँ के साथ गलत काम करने वाला सिर्फ मेरा पति नहीं है बल्कि उनका पिता भी है। और मेरे सोचने के बिल्कुल सही मुताबिक जब मम्मी का पूरा चेकअप किया गया तो उनके साथ गलत काम एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो लोग करते थे, और दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मुझे अपने ही पति से घिन आने लगी थी। जिस इंसान को मैं देवता मान रही थी, वही शख्स मेरी खुशियों का दुश्मन था। मुझे से इस बात का एहसास हुआ था कि किसी भी अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे शादी करनी ही थी तो मुझे घर दामाद नहीं रखना था, बल्कि शादी होकर विदा हो जाती और अपनी माँ से मिलने के लिए आती रहती। उनके पास में एक नौकरानी रखवा देती और हमारे लिए यह अफोर्ड करना मुश्किल नहीं था। मेरे घर आते ही पूरा घर सर पर उठा लिया था, और जब मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो मेरे पति ने घुटनों के बल बैठकर मुझे तमाम सच बताया था कि यह बात हकीकत है कि मैं और मेरे पापा हम दोनों तुम्हारी माँ के साथ अपनी मुझ में यह सब करने का बहुत ज्यादा शौक है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भी रियायत नहीं करता
और जब तुम नखरे दिखाती हो तो मैं तुम्हारी माँ को नींद की गोलियां खिलाकर उनके साथ यह सब करता हूँ। जबकि मेरी माँ ने हैरान होकर अपने दामाद को देखा था कि जिन्हें वह अपना बेटा बोल बोल कर नहीं थकती थी। मैंने फौरन ही अपने पति से तलाक ले ली थी और उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया था और डॉक्टर से मैंने मम्मी का अबॉर्शन भी करवा दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसीलिए अबॉर्शन करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अबॉर्शन करवाने का मकसद सिर्फ एक नाजायज बच्चे को मारना नहीं, बल्कि मेरी मम्मी की सेहत भी थी। अगर वो बच्चा पैदा करती तो वो नहीं बच पाती और मेरे लिए मेरी माँ की जिंदगी बहुत जरूरी थी। इसीलिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मैंने मम्मी का अबॉर्शन करवा दिया था। मेरी मम्मी अब भी मेरी शादी करना चाहती है और मैं भी राजी हूँ, मगर अब मेरी सोच ये है कि मैं विदा होकर उनके घर जाऊंगी, बल्कि किसी को घर जमाई नहीं रखूंगी, क्योंकि घर जमाई रखने वाले इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। कौन किस रूप में भेड़िया बन बैठा है, हमें किसी का कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।